3 बार ओमकार करेंगे। ओ संगच्छध्वम् सवन्तध्वम् स्वं वो मनासि जानतम् देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते संजनाना उपासते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव प्रवर्धनम् मृत्योर्मोक्षेम्यमामृतम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए अपने दोनों हाथ को अच्छे से रख कीजिए और धीरे से अपने आंखें और फेस का मसाज करेंगे। जी प्रणाम मैम। जय श्री कृष्ण। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। अगेन संकल्प को दोहराएंगे। संकल्प में ठीक है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अवैध है, पवित्र है। हम अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रफ कीजिए और धीरे से अपनी आंखें और फेस का मसाज कीजिए। जी प्रणाम मैम। चलो आज आप लोगों की एक चीज ठीक कर दें सभी की। ठीक, जिनको सही पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक करेंगे। प्रेयर में केवल एक ही प्रेयर बोलनी है। प्रेयर में जितने आपने 4 चीजें बोली थी सब एक, केवल एक बोलते। चाहे ओम संगच्छध्वम वाली वेदों की प्रेयर है, गायत्री मंत्र अपने आप में कंप्लीट प्रेयर है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कंप्लीट प्रेयर है, महामृत्युंजय कंप्लीट प्रेयर है। किसी एक को प्रेयर 3 बार ओम का उच्चारण करना है। किसी भी एक प्रेयर को करेंगे, नेक्स्ट संकल्प को रिपीट करेंगे। संकल्प जब करते हैं तो अगेन एंड अगेन नहीं बोलेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। एक बार हम प्रतिज्ञा करते हैं और फिर अपने संकल्प को बोलेंगे। ठीक। सेकंड, जब भी हम बोलते हैं कि हमारे संकल्प दृढ़ता से, निर्भयता से, अभय से भरे हुए हैं और इनके माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। गलत सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना डेली सकारात्मक दिशा में, ठीक, क्योंकि जो हमारी प्रेयर होती है ना, उसकी जो शब्दावली होती है, शब्द ही हमारे आकाश में ब्रह्म बन के गूंजते हैं, फिर वापस वही हमको मिलते हैं। तो प्रेयर में हमें क्या करना है, सटीक एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक। और आपने प्रेयर बहुत अच्छे से करे, वॉइस बहुत क्लियर थी, एक सधी हुई वॉइस थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत था, ठीक। दोबारा आज शाम को सोने से पहले रात को जो जो प्रेयर है उनमें एक प्रेयर का चुनाव करेंगे और उस प्रेयर को गूगल पे जाकर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेयर करते समय उसकी शब्दावली सही होनी चाहिए। तो सारी वॉइस सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हाँ हो गया। वो फर्स्ट बार ही बोला था स्टार्टिंग वाला, तो कोई बात नहीं, एक प्रयास किया, जब आप बोलते हैं ना तभी तो आप अपनी चीजों को समझ पाएंगे कि कहाँ हम गलत है, कैसे उनको ठीक करें, ठीक। इसमें कोई ये नहीं कि आपकी कोई गलती है, ये एक सुधार का एक तरीका है कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक। चलो ठीक है, अब हम पीडीएफ ओपन करते हैं। अच्छा ये बताइए, हमने ग्रुप में उमेश जी आपने पूछा था, एक शायद मैटर आपको मिला कि नहीं मिला सभी को, एक पेज में मैटर शेयर हुआ है, अब तक पहुंचा है या नहीं ये नहीं बता सकते, हमने दिन में भेज दिया था। हाँ सेंड किया है सर ने ग्रुप पे। जी मैम मिल गया। उमेश जी आपने कौन है, क्योंकि क्वेश्चन उमेश जी का था। जी मैम पढ़ा मैम। अच्छा अब ये बताइए, उस मैटर को पढ़कर 5% समझ, एक मिनट सर म्यूट करिए माइक, 5% समझ में आया कि अभी नहीं आया, अब ये बताइए। अगर नहीं आया हो तो हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ना आया हो समझ में तो हाँ नहीं बोलेंगे, आया हो तो ही हाँ बोलेंगे, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ा हो। पढ़ा था उमेश जी की नहीं? जी मैं पढ़ा और बड़ी अच्छी तरह से समझ गया हूँ। हाँ कुछ एंजाइम्स के नाम और जो हार्मोन्स वगैरह है वो नहीं याद करने की जरूरत है, लेकिन ऊपरी मैं पाचन तंत्र अच्छे से लगभग समझ गया हूँ। फिर भी एक बार आप प्रकाश डालें तो और अच्छे से जान जाऊंगा। ठीक है, पहली चीज आज ये करेंगे कि अभी जब हम मंडे को क्लास लेंगे तब तक के बीच में 2 से 3 बार जो हमने मैटर शेयर किया है उसको पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना कैसे है, पहले जो आपका पीडीएफ है इसमें जो पाचन तंत्र का डायग्राम है उसको सामने रखेंगे और फिर जो हमने मैटर शेयर किया उसको पढ़ेंगे। आप केवल 3 बार पढ़ेंगे, आप देखेंगे 60 to 70% समझ में आ जाएगा। फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन आपका बचे तो मंडे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है मिस? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, पीडीएफ ओपन करेंगे, कोई भी एक लोग स्टार्ट करेंगे, पीडीएफ ओपन करके पेज नंबर बोलेंगे। पेज नंबर 36। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पढ़ो। श्वसन तंत्र। श्वसन रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचना। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवों में संपन्न होने वाली यह ऑक्सीकरण क्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ अथवा जल एवं CO2 का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र करता है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन उत्पादन से मुक्त हो जाती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैसों का परिवहन, तीसरा है आंतरिक श्वसन। फर्स्ट है बाह्य श्वसन। प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्फुस कहते हैं, इसलिए इसे श्वसन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं सर? फुफ्फुस करते हैं। फुसफुस करते हैं, इसलिए इसे श्वसन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है। इसे गैसीय विनिमय कहते हैं। स्तनधारियों में वाह श्वसन 2 पादों में होता है। पहला है श्वासोच्छ्वास, दूसरा है गैसों का विनिमय। फर्स्ट श्वासोच्छ्वास। गैसों का विनिमय, प्रियंका देखो ध्यान से, गैसों का विनिमय। हाँ सॉरी मैम, गैसों का विनिमय। पहला है श्वासोच्छ्वास। स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जैसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया 2 भागों में संपन्न होती है। पहली है निःश्वसन, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है, तब उस अवस्था को कहते हैं। मैम इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1 मिनट। पसलियां तथा स्टंट नरम ऊपर तथा बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे वह चूहा का आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम की रेडियल चूहा की जगह गुहा होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली हमारा ना युवा तो बंद हो गया था PDF, इसलिए हम रुक गए। अभी देखो मैम, ये जो हम पढ़ रहे हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग इन हिंदी लिखा है, ब्रीदिंग इन हिंदी। सही उसने बता दिया है कि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, श्वास हिंदी में, ये भी बता दिया है। नहीं चलिए, ठीक है, गुहा है, ठीक है। हाँ यस मैम, गुहा का आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम की रेडियल पेशियां सिकुड़ती है, जिससे डायफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अग्रपश्च दिशा में बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है। फेफड़े फैलते हैं। वायु नासावेशमों, ट्रेकिया, बॉक्स एवं ब्रोंकियोल्स आदि से होती हुई फेफड़ों में पहुंचती है। गैसों का आदान प्रदान एक एल्वोइली में होता है। एल्वोइली से ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरित होकर फेफड़ों की एल्वोइली में पहुंचती है। दूसरा है उच्छ्वास। जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती है, तब उस अवस्था को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास में आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों के सिकुड़ने के कारण पसलियां फिर अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इसके फलस्वरूप फ्यूरल गुहा का आयतन घट जाता है एवं फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता रहता है तथा फेफड़े की हवा उसी पथ से जिस पथ से प्रवेश करती है बाहर निकलकर वातावरण में वापस चली जाती है। आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों को उच्छ्वास भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उच्छ्वास संपन्न होता है। दूसरा, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है। गैसों का परिवहन। गैसों अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र के सहायता से होता है। फर्स्ट है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाला लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कम रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है।
इस प्रक्रिया में आयोजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। CO2 परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, जो निम्नलिखित है। पहला है प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। दूसरा है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है और या उधर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तीसरा है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से संयोग कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार यह लगभग 23% CO2 का परिवहन करता है। प्रियंका जी ओके। अब अपना अपना पेन उठाइए, PDF में या अपने नोट्स पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करिए। पेज स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हवा में क्या क्या चीजें हैं। हवा में क्या है? पहले लिखेंगे फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑर्गन, फोर्थ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग हवा ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, उसमें सबसे अधिक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.9%। 78.9% है। सबको आवाज क्लियर है मेरी? हेलो, एक मिनट आप पूरा रिपीट करें। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑर्गन, फोर्थ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 4 गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78.9%। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंट कितना है हवा में? 78.9%। फिर ऑक्सीजन का है 20.95%। ठीक, इसके बाद ऑर्गन का कितना है? 0.93%। CO2 का है 0.03%। ठीक, ये क्या है? जब हम हवा को ले रहे होते, ग्रहण करते समय, ये परसेंटेज है। मैम एक बार ऑक्सीजन का फिर से बोल दीजिए। ऑक्सीजन का 20.95। चलिए अब बी, सब लोग सीधे बैठेंगे, बी स्ट्रेट। देखिए, पहले तो एक ओवरऑल इसकी थीम को समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप टू द पॉइंट चीजों को ना भी बता पाए, पर एक ओवरऑल थीम पता होनी चाहिए। हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। श्वसन तंत्र कहां से शुरू हो रहा है हमारा? स्टार्ट कहां से होता है श्वसन तंत्र? नोज, यहां से श्वसन तंत्र स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा श्वसन तंत्र का बेसिक पार्ट है, जिसे हम देख सकते हैं फिजिकली। श्वसन तंत्र हो गया। फिर इसी के पीछे आता है हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो वो आपका ट्रैकिया जो है एक पाइप है, जिसे विंड पाइप, अगर आप सब भूल जाए तो सिंपल सा विंड पाइप करिए। ठीक, नोज के बाद अंदर से हमने देखा सीधा जो अंदर आ रहा है नीचे लंग्स की ओर पाइप, उसका नाम है विंड पाइप, हवा वाला। ये विंड पाइप के 2 काम है, 2 वर्क है। कौन कौन से? इस विंड पाइप से हम भोजन भी ग्रहण करते हैं और हवा भी लेते हैं। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं और उस समय यदि बात करते हैं तो कई बार भोजन फंस जाता है।
ठीक, ये तो सबको नेचुरल, भले साइंटिफिक ना पता हो, लेकिन ये बात तो सबने महसूस की होगी। जब भी भोजन करते समय हम बात करते हैं तो भोजन फंस जाता है, खांसी आने लगती है, कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये क्या है कि विंड पाइप जो है हमारा, जिसके थ्रू भोजन भी अंदर आता है और श्वास भी अंदर आती है। इसलिए कहा जाता है हम लोगों की सनातन संस्कृति में कि भोजन करते समय मौन रहे, शांत होकर भोजन करें, क्योंकि शांत मना स्थिति में भोजन करेंगे तो भोजन का काम विंड पाइप आराम से कर लेगा। ठीक, और मन भी भोजन को पचाने में जो हार्मोन सीक्रेट करने चाहिए ब्रेन से, वो भी प्रॉपर सीक्रेट हो जाएंगे। तो हम लोगों की शुरुआत कहां से हुई? रेस्पिरेटरी सिस्टम की, नोज, फिर इसके पार्ट है लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया। जहां ट्रैकिया बोल रहे हैं उसी जगह पर लिख लीजिए विंड पाइप। विंड पाइप क्या है? अगर आप कुछ नोज के बाद पॉइंट्स भूल जाए तो विंड पाइप को याद रखेंगे। विंड पाइप क्या है? जिसके थ्रू भोजन भी ग्रहण करते, एक ऐसी नली है और जिसके थ्रू हवा भी लेते हैं, इसलिए भोजन करते समय बात करने को मना किया जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हम श्वास ले रहे होते हैं, ग्रहण करते हैं, तो श्वास पहले हमारा नोज, लैरिंग्स, फेरिंग, ट्रैकिया से टकराते हुए कहां जाएगी? टच करते हुए विंड पाइप पे। विंड पाइप से श्वास नीचे की ओर आएगी लंग्स की तरफ। लंग्स में क्या है? लंग्स के दोनों साइड हमारे क्या है? ब्रोंकाई, जो एक छोटे छोटे स्थान है जहां पर श्वास को हम ग्रहण करते हैं, ब्रोंकाई। उन्हीं ब्रोंकाई में और छोटे से हिस्से हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, और छोटे से हिस्से ब्रोंक्यूल्स। फिर जो हमने ऑक्सीजन ली है वो वहां तक पहुंच रही, ब्रोंक्यूल्स तक। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद अभी केवल क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ठीक, अभी कुछ कहीं रुक नहीं रही है, अभी अंदर जा रही है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है एल्विलाई, जिसको एल्वियोल्स अभी पढ़ाया। ये वो स्थान है, एल्वियोल्स क्या है? हमारे जैसे ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरह का गुच्छा है। वो कैसे गुच्छे हैं? जिनको बलून भी कह सकते हैं। जैसे बलून में जब एयर भरते हैं तो बलून फूटता है, एयर निकलती है तो बलून पीछे जाता है, अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। इन द सेम वे जब हम श्वास को ले रहे हैं तो नोज, लैरिंग्स, फेरिंग, ट्रैकिया आप भूल जाएंगे तो नोज के बाद विंड पाइप, विंड पाइप से दोनों साइड ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से नीचे ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोल्स है। एल्वलाइज भी बोलते हैं, एल्वियोल्स भी बोलते हैं। ये वो लास्ट स्थान है, पार्ट है, अंगूर का गुच्छा है, बलून शेप में गुच्छे हैं। इनमें गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। विनिमय जो पढ़ रहे थे वर्ड, वो यहां पर होगा। अब क्या होगा? एल्वियोल्स में जाकर ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, पहले हमने क्या किया? श्वास पूरा ले लिया, तो ये स्थान ब्रोंक्यूल्स का क्या थे? श्वास अंदर जा रही थी। एल्विलाई वो स्थान है जहां से हमारी गैसेस ऑक्सीजन इनटेक करने के बाद ऑक्सीजन पूरी बॉडी को मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑक्सीजन को कन्वर्ट किसमें होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब पहले हम श्वास लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास छोड़ेंगे तो कौन सी गैस बाहर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बाहर आएगा। ठीक, अब इसकी प्रोसेसिंग को एक बार समझ लें, ये हो कैसे रहा है सब। पहले एक चीज समझ लें कि जो हमारा पाचन तंत्र है और जो श्वसन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको अलग करने वाली एक लाइन है जिसका नाम है डायफ्राम। अभी पढ़ रहे थे PDF में। ठीक, डायफ्राम जो लाइन है वो क्या करती है? जहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हो रहा है और उसके जस्ट बाद डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी जो लोग बोलते हैं, एक साइंटिफिक चीज को समझ लें, क्योंकि आप अभी नॉर्मल चीजें सुनते हैं, साइंटिफिकली बहुत रेयर लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बात काम किया होता है। तो आपको एक चीज समझाते हैं, जब भी पूछा जाए या कहा जाए कि श्वास आप कहां तक लेते हैं, तो क्या बताएंगे? डायफ्राम तक लेते हैं।
श्वास कहां तक लेते हैं? डायफ्राम तक लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है फिर नाभि तक श्वास लेने को क्यों बोला जाता है? नाभि तक श्वास लेते नहीं है, डायफ्राम तक श्वास लेते हैं तो नाभि पर इफेक्ट पड़ता है। जब डायफ्राम तक श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, नाभि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डायफ्राम के बाद तो पाचन तंत्र शुरू हो जाएगा, तो वो लास्ट लाइन है, तो वहां तक जब श्वास जा रही है तो वो अंतिम हिस्सा है, इसलिए पेट पर, नाभि पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, कभी समझदार लोग पूछ लेते हैं, गैसेस का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोल्स में, जो कि लंग्स का आखिरी हिस्सा है, फेफड़े का अंतिम हिस्सा है। मैम एक बार फिर बताइए, आदान प्रदान। गैसेस का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में गैस कहाँ बदलती है, चेंज होती है? ठीक है, तो कहाँ होती है? एल्वियोल्स में, एल्वोलाइज में। गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं तो कहां पे होगी? एल्वियोल्स में। अभी हमने बताया था प्रोसेसिंग कैसे हुई कि श्वास लेते हुए अंतिम हिस्सा जो अंगूर के गुच्छे के शेप में है वो एल्वियोल्स है, उसमें ऑक्सीजन वहां पहुंचकर किससे में कन्वर्ट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारी बॉडी ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के थ्रू बाहर कर देंगे। अच्छा, अब एक बात सब लोग भी अलर्ट होकर बताएंगे, ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी ने दे दिया, जिसको श्वास के थ्रू हमने बाहर कर दिया, तो ये ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में पहुंच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट बाहर कैसे हो गया? इसका मीन समझ में आया? जिसको भी आ रहा हो वो बोलेंगे, नहीं आ रहा तो फिर हम बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी और हम पहले की क्लासेस थी तब भी आपको बताया था हमने, लंग्स का वर्क क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, खून को शुद्ध करना। लंग्स का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। हार्ट का वर्क क्या है? ब्लड को सप्लाई करना पूरी बॉडी में। किडनी का वर्क क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, छानना। ठीक। लंग्स को प्यूरिफाई करना ब्लड को, हार्ट का वर्क सप्लाई करना पूरी बॉडी में ब्लड को, और किडनी का वर्क है ब्लड को फिल्टर करना। तो जब हम लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करते हैं? जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ठीक है, लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करते हैं? जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। या कुछ कंफ्यूज हो रहे हो? किडनी जो है तो पूछ लेते, ठीक है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है। ठीक है, किडनी क्या है? ब्लड को फिल्टर करती है। समझ नहीं आया कर तो हैंड रेज कर दिया करो। ठीक, चलिए, तो हम लोग ने बात की। अब बात कर रहे हैं कि लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करते कैसे हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया तो ब्लड प्यूरिफाई हो गया। तो ऑक्सीजन लेते ही ब्लड अगर प्यूरिफाई हो गया है तो विद इन सेकेंड्स क्या होगा कि प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। और फिर क्या होता है कि जब जो प्यूरिफाई ब्लड को बॉडी में सप्लाई कर दिया हार्ट ने, अब जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, क्योंकि हर 1 सेकेंड में क्या मतलब 0.08 सेकेंड में ब्लड हार्ट जो है ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो जब ब्लड ने और हमने श्वास ली, हमारा ब्लड प्यूरिफाई हुआ, तो श्वास लेने का सेंटर पॉइंट क्या है? लंग्स है। और जब ब्लड प्यूरिफाई हुआ तो हार्ट ने प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी को सप्लाई कर दिया। फिर जो बॉडी का इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो ही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है।
बॉडी का जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो गैसेस में कैसे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैसेस बाहर निकलती है। ठीक है, हम लोग अपने घरों में जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो हम लोग का सीवरेज वाला सिस्टम है उसमें क्या करते हैं? पाइप लगाते हैं ना, कि उसकी जो गैसेस है वो बाहर निकल जाए। ऐसे ही जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ये हमारे शरीर में अच्छी हवा को अंदर लेते समय ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है और ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती है, और जो अंदर की गंदगी है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रूप में श्वास से बाहर निकालती है। क्योंकि हमारा एक छोटी सी भी बात, ज्ञान बहुत नहीं समझना है, पर कुछ चीजों को टू द पॉइंट समझ लेना है कि तीनों काम क्या है। अक्सर बोलते हैं ना कि लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो हम लोग सोचते हैं ब्लड प्यूरिफाई हो कहां से रहा है? ठीक है, तो कैसे हो रहा है? जब हम श्वास लेते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि यदि हम नियमित प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट बॉडी को सप्लाई कर देगा और किडनी इम्प्यूरिफाइड ब्लड को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। ठीक, ये एक चक्र बनता है। और ये सब काम गैसेस के रूप में कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसी का, और ध्यान रहे, ऑक्सीजन किसके थ्रू ब्लड में काम करती, हमारे शरीर में काम करती है? ब्लड के थ्रू। ऑक्सीजन किसके थ्रू हमारे शरीर में काम करती है? ब्लड के थ्रू। ठीक है, और ब्लड किसके सपोर्ट से पूरे शरीर में बहता है? ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। ऑक्सीजन में प्यूरिफाइड ब्लड या ब्लड की मात्रा सही नहीं होगी तो पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं होगी। तो दोनों का होना आवश्यक है। किडनी इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जितना भी गैसेस के फॉर्म में ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड हमने नोज से बाहर कर दिया, लंग्स के थ्रू बाहर कर दिया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल के रूप में है, जो हमने भोजन पानी लिया है, उसको कैसे बाहर किया जाएगा? वो किडनी फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है। ठीक, क्योंकि ब्लड क्या है, हमारे शरीर में जो पानी है वो कितना है? 70% है। ब्लड हमारे शरीर में किस रूप में? पानी के रूप में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग का कहीं कट लगा दे बॉडी में तो पानी निकल आएगा। क्या निकलेगा? ब्लड ही तो निकलेगा। तो ये समझ कर, कई बार हमने एक्सपर्ट अच्छे लोगों की क्लासेस अटेंड की, उन्हें ये नहीं पता था कि ब्लड और पानी कैसे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ो पर इतना पढ़ो कि बात को समझा पाओ खुद, और बात को खुद से समझ जाओ। तो ब्लड कैसे काम कर रहा है? पानी के थ्रू। तो पानी क्या है? पानी ब्लड के फॉर्म में है और ब्लड हमारे पूरे शरीर में है। और पूरे शरीर में ब्लड किसके सपोर्ट से फ्लो करता है? ऑक्सीजन के सपोर्ट से। ऑक्सीजन किसका मेन सोर्स है? लंग्स का। ठीक, अभी किसको किसको 1% ये बात समझ में आई है, क्योंकि ये सब ऐसा लगता है थोड़ा टफ पार्ट लगता है, बट हम एक टीचर हैं तो हम जितने अच्छे से समझा सकते वो मेरी कोशिश है। बाकी आप अगर एक पॉइंट भी समझ गए तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो इतना तभी समझ लेना कि ब्लड को प्यूरिफाई लंग्स करते हैं, हार्ट प्यूरिफाई ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, और ब्लड का वेस्ट मटेरियल किडनी छान कर यूरिन के थ्रू पास आउट करता है। ठीक, इतना तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। और लंग्स क्या है? लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और एल्वियोल्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर हम श्वास से बाहर निकालते हैं। ठीक, बस इतनी कहानी समझ ली तो भी ठीक है, बाकी जिनको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। चलिए, और ब्लड को अगर हमें ठीक रखना है, ब्लड के लेवल को, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखना है, तो किसकी हेल्प लेनी है? प्राणायाम की। जो लोग नियमित 20 मिनट्स प्राणायाम करते हैं उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है। चाहे जितना कम आपका हीमोग्लोबिन हो, आप 1 मंथ आप प्राणायाम कर लीजिए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाएगा। ठीक,
हीमोग्लोबिन, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम चेन सिस्टम में करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन से कोशिकीय श्वसन में निम्नलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है। पहली है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का विघटन। रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीहीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, अतः ऑक्सीहीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाते हैं। दूसरा है खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन उपस्थित में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनाक्सिक श्वसन और दूसरा है ऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस होते हैं। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रकार के संपन्न होने में खर्च हो जाती है। इस प्रकार 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो पाती है। यह बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है। C6H12O6 2C2 5H50OH plus 2CO2 plus 212 kg। C6H12O6 210 kg। मैम क्या 210 लिखा है, देखो लास्ट में। 210 kg। C6H12O6 minus 2C3H6O3 plus 150 kg। अनऑक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होती बीजों में फलों में अल्प समय के लिए होता है। अनऑक्सी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। दूसरा है ऑक्सी श्वसन। कोशिकीय श्वसन का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पाइरुविक अम्ल पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अन्य में CO2 एवं जल के रूप में बनते हैं और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। इस प्रकार ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीवों को
उपलब्ध होता है। C6H12 प्लस O6 माइनस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 Kg। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की प्रक्रिया सामान्य 2 पादों में संपन्न होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में एक जैसी ही होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, जबकि एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आते हैं। दूसरा है क्रेब्स चक्र। इस प्रक्रिया की खोज 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रियाएं यूकेरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला पर होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस चरण में होने वाली प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है। परिसंचरण तंत्र, हृदय एवं इसके कार्य, प्रतिहारी परिसंचरण। अब इसमें एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आया था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया याद रहे तो अंडरलाइन करिए, नहीं वही लिख लीजिए अलग से। ठीक, और हमने जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी तब एक चीज समझाई थी कि जो हमारी एक सेल की फंक्शनिंग है, प्रोसेसिंग है, वही हमारे पूरे बॉडी का है। ठीक है, जो काम एक सेल करती है वही हमारी ह्यूमन बॉडी पूरा करती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, इसे पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी सेल का और हमारे शरीर में हमारी सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस किस सेंस में है, जहां ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में इनटेक होती है, इस सेंस में पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस का मतलब अदर सेंस में नहीं है, ऑक्सीजन कितना ग्रहण करती है उसके सेंस में पावर हाउस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब सही मात्रा में पहुंचेगी तो ही एक सेल सही तरीके से अपना काम करेगी और अपने जीवन को जीवित रख सकती है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, इसको आप दुनिया की सभी चीजें दे दें, लेकिन इसे प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो आप समझ लें आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी, ना बॉडी और ना ब्रेन। बॉडी और ब्रेन दोनों तभी सरवाइव करते हैं जब आप प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। तो जो इसे हम एल्वियोल्स पढ़ रहे हैं, एल्विलाइज पढ़ रहे हैं अपने बॉडी में, लंग्स के अंतिम पार्ट में, वही सब क्या है, हमारे प्रत्येक सेल में उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रत्येक सेल भी हमारी ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन कब ग्रहण होगा, जब एल्विलाइज में जाएगा। तो हम लोग जो सभी श्वास लेते हैं, यदि श्वास को हमने केवल कहां तक लिया, थ्रोट ब्रीदिंग की, क्लैविकुलर ब्रीदिंग, और अच्छा किया तो चेस्ट ब्रीदिंग कर ली, थोरेसिक ब्रीदिंग कर ली। तो जब हमने थोरेसिक चेस्ट ब्रीदिंग की है तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपके ऑक्सीजन पहुंच रहा है, क्योंकि एल्विलाइज कहाँ है, आपके डायफ्राम के पास है, जहां से पाचन तंत्र शुरू हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि नेवल ब्रीदिंग करें। योग की भाषा में यौगिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और नेवल ब्रीदिंग करें। इसका मतलब है कि डायफ्राम तक, एल्विलाइज तक अपने ऑक्सीजन को लेकर जाए, क्योंकि यदि आप इतना गहराई से आपने श्वास नहीं ली और ऊपरी हिस्से तक श्वास ली तो कभी भी ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के फॉर्म में बाहर नहीं कर पाता।
जो आपके लंग्स हैं वो गैसेस के जो गैसेस हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उन्हें बाहर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपने ऑक्सीजन को इनटेक ही नहीं किया है एल्वियोल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया तक आपका ऑक्सीजन गया ही नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन तभी हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है जबकि हमने गहरा सांस लिया, डीप ब्रीदिंग की। ठीक, यदि हमने डीप ब्रीदिंग नहीं की है तो फिर हम अस्वस्थ रहेंगे और आपके पूरे बॉडी में वही डिजीज डेवलप होती हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है। यदि आपके बॉडी के एक एक पार्ट में, सेल में ऑक्सीजन इनटेक हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर में किसी भी तरह के रोग होने की संभावना नहीं। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छे से ऑक्सीजन लेते हैं और जितना अच्छे ढंग से ऑक्सीजन लेंगे उसी मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर पाएंगे। अब दूसरा एक मेजर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमें यह भी पता हो कि ऑक्सीजन है कहां पर, क्योंकि हम लोग इस समय इतना एक सेडेंटरी लाइफ का है, भाग दौड़ में जी रहे हैं कि हमें कुछ सोचने और समझने का टाइम नहीं है। तो ये भी ध्यान रहे कि जो जिस वातावरण में हम श्वास ले रहे हैं क्या वहां ऑक्सीजन है। ऐसा तो नहीं बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं और वहां बैठकर प्राणायाम कर रहे हैं। बहुत पॉल्यूटेड एरिया हो, एटमॉस्फेयर हो, एनवायरनमेंट हो तो प्लीज आप प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अभी कई रिसर्चेस ऐसे निकल के आए हैं कि जो लोग 20 मिनट्स, आधे घंटे, 1 घंटे प्राणायाम कर रहे थे, नेवल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्हें लंग्स का कैंसर हो गया। अब बताओ लंग्स का कैंसर क्यों हुआ है उनको? लंग्स का कैंसर उन्हें क्यों हुआ? क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे वहां पर। ठीक, क्योंकि एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है। हमें समझ कर रखना है कि ऑक्सीजन जिस एयर में है उसको लेना है। तो इसके लिए हमें चुनाव क्या करना है, या तो आसपास ग्रीनरी हो वहां बैठकर प्राणायाम करें या फिर तुलसी का पौधा अपने पास रखें। तो कम से कम प्राणायाम करते समय आप पॉजिटिव एनर्जी या ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में इनटेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्योंकि हम लोग कर अच्छा रहे हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि एटमॉस्फेयर में, एयर में कितना ऑक्सीजन है, कितना पॉल्यूशन है। तो इस रेट को अगर हम नहीं जानते हैं तो कम से कम तुलसी का पौधा या ग्रीनरी के पास प्राणायाम का अभ्यास। तो तुलसी का पौधा सभी के लिए अवेलेबल हो सकता है, ग्रीनरी का तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सब शांति पाठ करते हैं। नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन रह गए उनको रिपीट करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes.